हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल लेके उपस्थित हुए हैं साइंस के 48 क्वेश्चनों का एक स्पेशल सीरीज, जो मुख्य रूप से 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें कुल 48 प्रश्नों का सेट होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप सभी को पता है कि 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। लेकिन आज भी इस वीडियो में 40 से नहीं बल्कि 48 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और आप अपने आंसर को मिलाते जाएंगे कि इसमें से कितने प्रश्नों का आप उत्तर सटीक और सही जवाब दे सकते हैं। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितने नंबर मिले आए इस पूरे सीरीज में। तो शुरू करते हैं साइंस का 10th क्लास के लिए स्पेशल सीरीज। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि सारे लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज का इस सेट का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो जानिए कि अमीबा जो है एक कोशीय जीव होता है जो अपना भोजन कूटपाद के द्वारा प्राप्त करता है। अर्थात पहले क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। थर्ड क्वेश्चन के देखें तो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार की ऊर्जा से? यह क्वेश्चन बायोलॉजी से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। चौथा प्रश्न है, मछली का श्वसनांग मतलब मछली का श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिल्स। आप ये भी बता दें आपको कि आप इसमें से अपना आंसर मिलान करते जाएंगे और जितना आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। आप कितने अच्छी तैयारी कर चुके हैं इस वर्ष के एग्जामिनेशन के लिए। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलक होते हैं? अर्थात इसमें आपको यह बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जो हैं वो किसके अनुसार सजाए गए हैं? तो 5वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्याओं के आधार पर। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु की संख्या के क्रम में सजाए गए हैं। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर जो मेरा प्रश्न है वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो क्षैतिज कतारें हैं उसे हम आवर्त कहते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि ऊर्ध्वाधर जो कतारें होती हैं उसको हम लोग समूह के नाम से अर्थात ग्रुप कहते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर के बाद आइए जानते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 क्वेश्चन हमारे पास है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? मान लीजिए लोहे के आपके पास कोई पदार्थ है तो उसको कैसे बचा सकते हैं? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन अब केमिस्ट्री से शुरू हो चुका है। 7 नंबर से ही केमिस्ट्री का प्रश्न जो है प्रारंभ हो चुका है। इसके पहले कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन आपके सामने थे, तो केमिस्ट्री का क्रम बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 8वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। Na जिसका संकेत होता है। सोडियम और पोटेशियम अच्छे से याद रखेंगे। सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे तत्व हैं जिसको धातु होते हुए भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 9 नंबर को देखिए। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है?
मतलब कौन सा ऐसा गैस है जिसको चूने के पानी में जब मिलाया जाता है तो उसका रंग दूधिया जैसा हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 10वां प्रश्न आज का है मेरा कि टार्टेनिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? यह क्वेश्चन बायोलॉजी से लिया गया है। यह क्वेश्चन जो आपके सामने ये बायोलॉजी से लिया गया है और आपको यह बताना है कि टार्टेनिक अम्ल, ऐसे इसको केमिस्ट्री के पार्ट में भी आप देख सकते हैं। तो टार्टेनिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इमली में। 11 नंबर 11वां क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम और पेरिसोप्लास्टर, ये आप अच्छे से याद रख लेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो 11 नंबर जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 × 2H2O। और ये जो है ये जिप्सम का है, जबकि ए ऑप्शन आपके सामने यह जो दिख रहा है ये है पेरिसोप्लास्टर का। तो याद रखें, जिप्सम में CaSO4 × 2H2O और पेरिसोप्लास्टर पूछता तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। बढ़ेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक एक प्रकार का धातु है जिसका अणु सूत्र होता है Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका अणु सूत्र होता है H2SO4। तो देखिए, जब किसी अम्ल और एक धातु की अभिक्रिया होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, अगर ए ऑप्शन आप देखते हैं तो यह है प्रतिरोध का मात्रक। तो इसका राइट आंसर जो होगा 13 नंबर का, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे अति चालक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चांदी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आप अपने आंसर को मिलाते जाएंगे और आप कितने आंसरों का सही जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? देखिए, यहां से क्वेश्चन आपके फिजिक्स का फिर से आ गया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टेट के द्वारा। चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेट के द्वारा किया गया था सन 1820 ईस्वी में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 16 नंबर में कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, अर्थात विद्युत मोटर जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ेंगे 17वें क्वेश्चन की ओर, और 17वां क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? देखिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, Fe जिसका संकेत होता है। ये जो है इन सारे तत्वों में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। बढ़ेंगे 18 नंबर की ओर। कार्बन की परमाणु संख्या, देखिए काफी इजी क्वेश्चन आपके सामने रखा गया इस सेट में। हम फिर से आपको बता दें, 48 प्रश्नों का एक सुपर सेट साइंस से लिया गया है जो मुख्य रूप से 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। और 10th क्लास के एग्जामिनेशन देने वाले सभी छात्र इसे अपने सभी साथियों को जरूर एक बार शेयर करने का प्रयास करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। 18 नंबर क्वेश्चन को देखें। 18वां प्रश्न मेरे पास है कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो होता है 6, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 19वें क्वेश्चन की ओर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंधन होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मतलब त्रिबंधन वाले जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसका नाम होता है एल्काइन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न मेरे पास है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो एथेनॉल देखिए एल्कोहल समूह का है, तो एल्कोहल का जो अणु सूत्र होता है
अर्थात उसमें OH लगे होते हैं और उसका 20 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, OH। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 20 के बाद 21 नंबर में। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, सारे लोग ध्यान देंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं। बढ़ेंगे 22वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गांठ बांध लीजिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से याद कीजिए इसका ऑप्शन। अगर आपको पता है बहुत अच्छी तैयारी आपकी है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो इसका जवाब जानिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? मानव का जो उत्सर्जी अंग है वो कौन सा होता है, आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है एंडोजेन क्या है? आपको बताना है एंडोजेन जो है वो क्या है। तो एंडोजेन एक प्रकार का नर लिंग हार्मोन होता है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न मेरे पास है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या होता है? मतलब ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो जाती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन या अपचयन। सी है संक्षारण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। 26 देखिए, काफी इजी क्वेश्चन और आसान है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 26 में है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से हमेशा कम होता है। ए इज राइट आंसर। चलिए 27 नंबर जानिए। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? धोने का जो सोडा होता है उसका अणु सूत्र निर्धारित करना है आपको, कि बताना है कि इसमें कौन सा होगा। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 × 10H2O, जिसका रासायनिक नाम दिया जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन सा है? अर्थात मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, आपको इस प्रश्न में यह स्पष्ट करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक नामक अम्ल होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं किसी को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, घेंघा। 30वां देखिए, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? बायोलॉजी का क्रम चलने लगा है, बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो आपको बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो दिमाग अर्थात मस्तिष्क में पाया जाता है। तो ये इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोजन। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है उससे एंड्रोजन नामक ग्रंथि अर्थात हार्मोन निकलता है। 31वां प्रश्न देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है वह किस विधि द्वारा होता है? तो 31 का राइट आंसर होगा विखंडन। याद रखें कि अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा अपने आप को विखंडित कर लेता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 32 नंबर में है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? हम लोग फूल और फल जानते हैं, लेकिन आपको यह स्पष्ट करना है इस प्रश्न से कि फूल का कौन सा भाग जो है वो फल में बदलता है। 32 प्रश्न का आंसर जो देखें तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। फूल का अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। बढ़ेंगे 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां प्रश्न मेरे पास है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस आवर्धन होता है?
मतलब आपको यह बताना है कि लेंस का आवर्धन कौन सा है, इसका सूत्र बताना है। तो लेंस का आवर्धन का जो सूत्र होता है वो मेरे पास होता है V/U, अर्थात ये मेरे पास ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बायोलॉजी के क्रम में एक फिजिक्स घुसा दिया गया है। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से ही आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो होता है कार्निया, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर में 35वां प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें याद रखें अच्छे से, यहां पर नीला राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास बैगनी नहीं दिया हुआ है। तो बैगनी देता तो वो सबसे ज्यादा होता, लेकिन प्रकीर्णन में यहां नीला दिया है, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन द्वारा, अर्थात 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न मेरे पास है। क्वेश्चन है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, मतलब अल्फा कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उसको पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। तो 37 का इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी मुखी, क्योंकि अंगूठा उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जानेंगे 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने धारा, अर्थात उस धारा की वोल्टता कितनी होती है? तो 38 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर हमारे विद्युत की आपूर्ति की जाती है। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि उसका आवृत्ति जो होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। चलिए बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, आप अपना आंसर गिनते जाएंगे और जितने सही होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। और यदि चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसवां प्रश्न मेरे पास है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? मतलब गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक, अर्थात सूर्य के प्रकाश से अगर जल तापक का प्रयोग होता है तो किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो यहां पर सवाल का जवाब होगा, राइट आंसर होगा बी, बादलों वाले दिन, क्योंकि बादल वाले दिन जो होंगे वो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा अच्छे से। चलिए 40वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? मतलब ऊर्जा का कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे 41वें प्रश्न की ओर, जो कि फिजिक्स से ही लिया गया है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह बताना है कि वह दर्पण कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा, अगर सीधा प्रतीत होता है तो वह एक प्रकार का उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? वह एक प्रकार का उत्तल दर्पण होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो अग्रदीप जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं हमारे पास, तो एक बार जरूर पूरा वीडियो देखे जाए, ताकि 43वां देखिए। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लगभग 2.42। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लगभग 2.42।
44 देखिए, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज अच्छे से याद रख लीजिए कि इसमें राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। 45वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? इसमें से कौन सा ऐसा जीव जो है वो उभयलिंगी होता है? तो 45 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा केचुआ। केचुआ में नर और मादा दोनों की प्रजाति एक ही जीव में पाई जाती है और वैसे ही जीव को कहते हैं उभयलिंगी। 46वां प्रश्न, 46 नंबर में मेरे पास है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुने थे, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? इसमें से बताना यह है कि अवशेषी अंग कौन सा है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपेंडिक्स। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, और आप लोग वीडियो देखें, काफी धन्यवाद, और इसे अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो 48वां क्वेश्चन, और भूले नहीं कमेंट बॉक्स में अपना जवाब, अपना जो भी प्रॉब्लम हो जरूर बताएं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और चलिए मिलते हैं कुछ और नए सीरीज के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम।